हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियन टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा मेरी फैन फिक्शन ऑलवेज योर्स का 4th एपिसोड लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह एपिसोड भी पसंद आएगा। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, विंग और लनवांगजी क्लान में पहुँच के अपने एंसेस्टर हॉल में बो करते हैं और फिर अपने एल्डर्स को भी बो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लान में वैन शू और वैन रोहान किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं और साथ ही वह वैन निंग और वैन किंग को लान क्लान में भेजना चाहते हैं ताकि वह उसी पर्सन को यहाँ पे ढूंढ सके। अब आगे हम देखते हैं कि वैन निंग और वैन किंग अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तभी वैन निंग कहता है, शीजे आपको क्या लगता है वो हमें लान क्लान क्यों भेजना चाहते हैं? इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? तभी वैन किंग कहती है, निंग ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब मास्टर हमें इसके बारे में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लान क्लान में लान वांगजी, लान शिचैन, विंग ये सभी लैन किरैन के रूम में बैठे हुए हैं। तभी लैन किरैन कहते हैं, वी वुशियन अब तुम यहाँ के लैंड फ्रेंड हो तो तुम्हें यहाँ के रूल्स को भी अपनाना होगा। हाँ, लेकिन यदि तुम चाहो तो कुछ एक रूल जैसे कि स्पाइसी फूड तुम खा सकते हो, परंतु इसकी एक शर्त रहेगी कि तुम्हें उसे अपने ही रूम में जिंगशी में बनाना होगा। दूसरा, यदि तुम्हें बहुत ही ज़रूरी काम हो तब तुम उस कंडीशन में दौड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें वो ज़रूरी काम क्या था यह बाद में बताना होगा। लास्ट यह है कि तुम ज़ोर से हंस सकते हो, परंतु इसका भी रीज़न बताना होगा। विंग ये सुन के कहता है, क्या ज़ोर से हंसने का और भागने का भी कोई रूल होता है क्या? लैन किरैन कहता है बिल्कुल स्ट्रेट फेस करके, हाँ क्यों नहीं, हमारे गूसू में तो है। विंग कहता है, गुरुजी एक और रिक्वेस्ट थी, मैं शराब पीता हूँ तो क्या मैं हफ्ते में एक बार मैं उसे चख सकता हूँ? ये सुनकर तो लान वांगजी और लान शिचैन जो चाय पी रहे थे उनके मुंह से ही निकल जाता है और दोनों खांसने लगते हैं और आश्चर्य वाले नज़रों से विंग को देखते हैं और फिर दूसरी नज़र से लैन किरैन को देखते हैं। तभी लैन किरैन ऐसा करता है वो कहते हैं, वैसे तो हमारे क्लान में मदिरा का सेवन वर्जित है, लेकिन यदि तुम चाहो तो वांगजी हफ्ते में तुम्हें एक बार बाहर से रिटाउन या कहीं से भी ला के दे सकता है, परंतु याद रखना उसे पीने के बाद तुम जिंगशी से बाहर नहीं आ सकते। लैन किरैन का इतना कहना था। लैन शिचैन और लैन वांगजी तो बड़ी बड़ी आंखों से लैन किरैन को देखने लगते हैं और फिर सोचते हैं, जिस अंकल ने बचपन से अभी तक क्लान के रूल्स के ऊपर कुछ नहीं रखा और आज वो एक विंग के लिए इतने सारे नियम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विंग ये सुनता है वह तो उछलकर अंकल के गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू शिफू, आप तो बेस्ट शिफू हो। लैन किरैन विंग के मुंह से शिफू सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर कहते हैं, चले जाओ अब तुम लोग यहाँ से, मुझे कुछ देर आराम करना है। यह कहकर वह लैन वांगजी और लैन शिचैन से अपनी नज़रें चुराते हैं। फिर विंग कहता है, ठीक है शिफू, वैसे क्या मैं आपको शिफू बोल सकता हूँ? क्योंकि माँ ने कहा था आप लान वांगजी के शिफू हैं तो मेरे भी शिफू हुए, और वैसे ही लान शिचैन का लान वांगजी के गा है तो मेरे भी गा हुए, है ना? लैन किरैन ये सुन के कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और उनकी आंखों में थोड़ी बहुत आंसू झलक आती है जो कि खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि लान शिचैन और लान वांगजी को वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन लान क्लान के नियमों की वजह से उन्होंने कभी भी उनके बचपन को नहीं जिया। लेकिन आज जब विंग ने उन्हें गले से लगाया तब उन्हें पता चला कि उन्होंने नियमों के कारण लैन शिचैन और लान वांगजी के बचपन को जैसे जिया ही नहीं हो। वह दोनों हमेशा ही एक दायरे में बंधे रहे। फिर लैन किरैन विंग को देखकर स्माइल करते हैं
और विंग लैन क्रैन की स्माइल देखकर कहता है, वाह शिफू, आपकी स्माइल तो बहुत ही अच्छी है, लानजान से भी। आप ना हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहना, बहुत अच्छे लगते हो। लान वांगजी और लैन शिचैन ने भी पहली बार अपने शिफू के चेहरे पे स्माइल देखी थी, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तब लैन शिचैन कहता है, शिफू आप आराम करो, मैं क्लान का काम संभालता हूँ। फिर विंग भी अंकल किरैन को बाय कहकर उन दोनों के साथ बाहर आ जाता है, यानी कि लान वांगजी और लैन शिचैन के साथ। फिर बाहर आने के बाद लैन शिचैन लैन वांगजी से कहता है, वांगजी तुम और मास्टर भी सरी टाउन जाओ और फिर अपने किचन के लिए सामान ले आना, क्योंकि अब तुम्हें अपने किचन में ही खाना बनाना होगा। यह सुनकर विंग तो बहुत खुश हो जाता है। उसका मन तो करता है कि वह नाचे, परंतु वह नहीं नाच पाता। वह सोचता है कि क्या पता इसमें भी कोई एक आधे नियम हो ना नाचने का। हम देखते हैं कि लान वांगजी और विंग सरी टाउन के लिए निकल चुके हैं। लैन शिचैन उनको जाते हुए देखता है और मन में सोचता है, वी वुशियान, आज पहली बार मैंने अपने अंकल के चेहरे पे और लान वांगजी के चेहरे पे स्माइल देखी है। ये सब बस तुम्हारे कारण है और इसके लिए मैं भारी दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह कहकर वह भी अपने क्लान के कामों में निकल जाते हैं। वहीं लान वांगजी और विंग लगभग 3 घंटे में सैरी टाउन पहुँच चुके हैं। विंग कहता है, लांजा चलो सबसे पहले हम एम्परर स्माइल लेते हैं। तभी लान वांगजी कहता है, विंग पहले हमें किचन का सामान लेना है, फिर लास्ट में हम एम्परर स्माइल खरीद लेंगे, ठीक है। फिर विंग कहता है, ठीक है लांजा। और इस तरह लान वांगजी और विंग किचन का सारा सामान खरीदते हैं और फिर लान वांगजी दुकानदार को कुछ सिल्वर कॉइन्स देता है और कहता है कि इसे लान क्लान में भिजवा देना। फिर वह विंग को एक इन में लाता है और फिर वहाँ खाने का कुछ ऑर्डर देता है। वह देखता है कि विंग बहुत ही छोटे बच्चे की तरह उस इन को चारों तरफ से देख रहा है, जिसे देखकर लान वांगजी के चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में विंग और लान वांगजी का खाना आ जाता है, जिसे देखकर विंग बहुत खुश होता है, क्योंकि खाना वैसा ही आया था जैसा कि विंग को पसंद था। दोनों खाना खाने लगते हैं तो विंग बहुत ही खुश होके खाना खाते हुए इधर उधर देख रहा था। खाना हो जाने के बाद वह दोनों इन से बाहर आते हैं। तब लान वांगजी विंग के लिए 2 एम्परर स्माइल के जार खरीदता है और फिर उन्हें अपने पाउच में डाल देता है। फिर लान वांगजी देखता है कि विंग तांगलू के शॉप में है और वह उसे बहुत ही लालच भरी नज़रों से देख रहा था, जिसे देखकर लान वांगजी को हंसी आ जाती है। फिर वह विंग के पास जाके कहता है, क्या तुम्हें चाहिए? विंग कहता है, हाँ लांजा। फिर लान वांगजी उसे तांगलू खरीद देता है और इसी तरीके से विंग हर एक स्टॉल में जाके कुछ ना कुछ खरीदता ही रहता है। अब हम देखते हैं लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। तब लान वांगजी विंग से कहता है, विंग अब हमें क्लान चलना चाहिए, क्योंकि 7 बजे क्लान का गेट बंद हो जाता है, फिर हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिर विंग कहता है, ठीक है लांजा, लेकिन लांजा मेरी एक शर्त है, हम लोग यहाँ से चल कर जाएंगे। तभी लान वांगजी उसे कहता है, विंग तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम चल के नहीं जा सकते, तुम बहुत जल्दी थक जाओगे और तुम्हारा शरीर भी दर्द करने लगेगा। फिर विंग कहता है, लांजा मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, देखो मुझे। लान वांगजी कहता है, विंग तुम कुछ भूल रहे हो, याद करो कल रात को। वह इतना कहकर चुप हो जाता है। विंग जैसे ही सुनता है कल रात को, तो उसे रात का जो भी हुआ था सब याद आ जाता है और फिर वह ब्लश करने लगता है। फिर कहता है, ठीक है, पर एटलीस्ट 5-10 मिनट का रास्ता तो हम चल कर तय कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने ये सैरी टाउन अच्छे से देखा भी नहीं है और मुझे नहीं पता अब मुझे दोबारा आने का मौका कब मिलेगा। फिर लान वांगजी ठीक है कहकर मान जाता है और वो दोनों पैदल चलने लगते हैं। लगभग 15 मिनट चलने के बाद लान वांगजी विंग से कहता है, विंग चलो अब तलवार के सहारे चलते हैं।
वीइंग भी मान जाता है। वीइंग और लानवांग जी स्वॉर्ड से जाने ही वाले होते हैं, तभी वीइंग को झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। तो वह कहता है, लंजा, वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है। लानवांग जी झाड़ियों की तरफ देखता है तो उसे भी वहाँ पे कुछ अजीब सा दिखता है। तो वो दोनों झाड़ियों की ओर चलने लगते हैं और वो दोनों सेफ्टी के लिए अपने जो स्वॉर्ड्स है उसे निकाल लेते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे दो लोग हैं, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की, और दोनों की शक्ल ऑलमोस्ट सेम है। वह बहुत ही जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और बेहोश भी हो चुके हैं, और उनके ही आसपास बहुत से भेड़िए हैं जो उन्हें सूंघ रहे हों, और ऐसा लगता है मानो वह बस वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग मर जाए और वह उन्हें खाएं। वीइंग जल्दी से अपना एक तालिस्मान निकालता है और फिर उन भेड़ियों की तरफ फेंकता है, जिससे भेड़िए डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लानवांग जी और वीइंग उन दोनों के करीब जाते हैं और फिर लानवांग जी दोनों के नब्ज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दोनों अभी जिंदा है, परंतु उनकी जो नब्ज है बहुत ही धीमी चल रही है। फिर लानवांग जी वीइंग से कहता है, वीइंग, चलो इन्हें क्लान में ले चलते हैं। वीइंग भी मान जाता है। तो इस तरीके से लानवांग जी जो है वो वैनचिंग को अपने साथ लाता है और वीइंग अपने साथ वैनिंग को लाता है। लेकिन लानवांग जी और वीइंग ये पता नहीं लगा पाते कि ये किस क्लान से है, क्योंकि इन्होंने किसी भी क्लान के वस्त्र नहीं पहने थे। वह कपड़े बिल्कुल सिंपल थे, जिससे यह बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता कि वह किस क्लान से ताल्लुक़ रखते थे। वहीं उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक उल्लू यानी कि आउल है, जो कि पूरा काले धुएं से भरा हुआ है। वह वहाँ पे अपीयर होता है और फिर थोड़ी देर बाद वहीं से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन क्लान में वैन रोहान और वैनशु ये सब देखकर खुश होते हैं। एक्चुअल में जो ये आउल है ये उन्हीं का एक स्पाई टाइप है, जिसके थ्रू वो बाकी क्लान्स या फिर लोगों पे नज़र रखते हैं। अब आगे वैन रोहान कहता है वैनशु से, तुम्हें क्या लगता है वो हमारा काम करेंगे? वैनशु कहता है, हाँ भैया, ज़रूर करेंगे। उनकी एक ऐसी कमज़ोरी को मैं जानता हूँ जिसके कारण वह मन न होते हुए भी उन्हें हमारा काम करना ही पड़ेगा। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक दिन पहले वैनशु ने वैनकिंग और वैनिंग को अपने कमरे में बुलाया था। फिर वह उन दोनों से कहता है, वैनकिंग, वैनिंग, तुम दोनों को किसी भी बहाने से लान क्लान जाना होगा। फिर वहाँ पे ऐसे आदमी को ढूंढना है जो कि यीन आयरन के टुकड़ों को जोड़कर उसे सक्रिय कर सके और उसकी शक्तियों को और बढ़ा सके, और फिर उस आदमी को यहाँ लेके आना है। यह सुनकर वैनकिंग कहती है, मास्टर, वो आदमी उस यीन आयरन के टुकड़ों को ऐसे ही नहीं सक्रिय कर सकता। इसके लिए हमें उसकी बलि देनी होगी और उसके खून से ही वह यीन आयरन का टुकड़ा सक्रिय हो सकता है। यह सुनकर वैनशु कहता है, वैनकिंग, तुम तो बहुत ही काबिल वैद हो। चलो, तुम्हें अब पता चल ही गया है तो तुमसे क्या छिपाना। अब जाओ और किसी भी बहाने से लान क्लान में जाकर उस आदमी को यहाँ ढूंढ के लाओ, क्योंकि जैन क्लान में भी मैंने देख लिया है, मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला। तो हो ना हो उस व्यक्ति को लान क्लान में ही होना चाहिए। यदि तुम दोनों उस आदमी को यहाँ ले आते हो तो मैं तुम्हें रॉयल वेद बना दूंगा और तुम्हें हमारे महल में ही रहने का मौका मिलेगा, और तुम्हें वो सभी हक मिलेंगे जो कि बाकी रॉयल पर्सन्स को मिलते हैं। यह सुनकर वैनकिंग कहती है, धन्यवाद सेकंड मास्टर वैन, लेकिन हमें महलों में रहने का कोई लालच नहीं है। तभी वैनिंग गुस्से से कहता है, और मास्टर वैन, वैसे भी हमारे बाबा ने हमें कभी किसी के साथ गलत करना और झूठ बोलना नहीं सिखाया, तो हम आपका ये काम चाह कर भी नहीं कर सकते। फिर वैनिंग बात को संभालते हुए कहती है कि महाराज, हम आपकी बातों का पालन नहीं कर सकते, चाहे आप हम दोनों भाई बहनों को मृत्युदंड ही क्यों ना दे, यह हमारे पिताजी के असूलों के खिलाफ है। यह कहकर वैनिंग और वैनकिंग अपना सर झुकाते हैं। वैनशु यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, हमारे क्लान में रहकर हमारा ही काम न करने की सज़ा तुम जानते हो? तुम दोनों को क्लान तक छोड़ने की नौबत आ सकती है अगर हमारी बात का पालन नहीं करोगे तो। वैनिंग कहती है, हम जानते हैं महाराज, इसीलिए
मैं और मेरा भाई आज और अभी के अभी आपका क्लान छोड़ के जा रहे हैं। हम दोनों आपके आभारी हैं कि आज तक आप लोगों ने हमें पाला और इतना काबिल बनाया। लेकिन आज हम यह क्लान छोड़कर एक नई राह की ओर जाएंगे। कृपया हमें इजाज़त दीजिए। यह कहकर वैन किंग और वैनिंग दोनों 90 डिग्री का बो करके बाहर निकल आते हैं और अपने घर की ओर जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर महल को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वह दोनों अपने घर में पहुंच चुके हैं। वहां से वे केवल कुछ कपड़े, खाने का कुछ सामान और थोड़े बहुत जो उन्होंने खुद कमाए थे वह पैसे लेकर निकलते हैं। बाकी वैन महल द्वारा दिया गया सामान, वह एक भी सामान अपने साथ नहीं ले जाते। घर से बाहर निकलने से पहले दोनों भाई बहन एक बार आंसू भरे आंखों से अपने छोटे आशियाने को निहारते हैं। फिर बाहर निकल आते हैं और आगे चलने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर वह एक छोटे से घर के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है और यह महिला लगभग 50 साल की है। ये महिला शायद वो है जिसने इन दोनों को छोटे से पाला था और वैन किंग और वैनिंग के पिता गुजर जाने के बाद इन्होंने ही इन दोनों भाई बहनों को संभाला है। वह महिला इन दोनों भाई बहन को देख के बहुत खुश होते हैं और उनको वो अपने पास बिठाती है। तभी वैन किंग और वैनिंग उन्हें सब कुछ बताते हैं। वैन किंग कहती है कि दादी माँ, हम दूसरे क्लान जा रहे हैं। जब हमारा सब कुछ वहाँ ठीक हो जाएगा और हम वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाएंगे तब हम आपको लेने आएंगे। प्लीज़ तब तक आप अपना ख्याल रखना। यह कहकर वैनिंग और वैन किंग दोनों उस औरत को गले लगाते हैं। तभी वह दादी माँ कहती है कि तुम दोनों अपने कपड़े बदल कर जाना, क्योंकि बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए हमारा वैन क्लान एक ऐसा क्लान है जो हमेशा गलत काम करता है, जो कि कई मायनों में सही भी है। जब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे तब तुम्हें हमारे क्लान की असली सच्चाई का पता चलेगा। मेरी मानो तो तुम दोनों यिलिंग जाओ, क्योंकि वह किसी क्लान के अंडर नहीं आता और इससे तुम दोनों को वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। दोनों बिना कुछ पूछे दादी माँ की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दादी माँ हमेशा सच बोलती है और उन्हें काफ़ी कुछ पता भी है। वह दोनों अपने साथ लाए कपड़ों में से एक और कपड़ा निकालते हैं और फिर दोनों अलग अलग कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर दादी माँ उन्हें कुछ रुपए देती है और खाने के लिए कुछ पैक कर देती है और वह दोनों फिर दादी माँ से गले लगते हैं और उन्हें एक 90 डिग्री का बो करके वहाँ से निकल जाते हैं। अलग होते वक्त तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर वह दोनों भाई बहन अपने सफ़र के लिए आगे निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि दोनों वैन क्लान के दायरे से बाहर निकल रहे हैं, रास्ते में पहुँचे हैं, यानी कि जो वैन क्लान के बॉर्डर है वो उसको क्रॉस करने वाले हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, वैनशु अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि लान क्लान के बॉर्डर यानी कि सेरी टाउन में जब ये दोनों भाई बहन पहुँचे तो उन पे हमला कर देना और उनकी हालत ऐसी करना कि वह अधमरे हो जाए, पर हाँ, उन्हें मरने नहीं देना। सैनिक वैनशु का ऑर्डर पाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं वैनिंग और वैन किंग के पीछे। वहीं वैनिंग और वैन किंग लगभग 5 घंटे से चलने के बाद सेरी टाउन के बॉर्डर पर पहुँचते हैं। तो वैनिंग कहता है, शीजे, अभी दादी माँ ने कहा था कि यिलिंग लान क्लान से लगभग 3 घंटे और आगे है, तो क्यों ना हम यहाँ कुछ खा लें। वैन किंग मान जाती है और फिर वह दोनों बॉर्डर क्रॉस करके थोड़े ही आगे पहुँचे थे कि वैन सैनिक उन पर अचानक हमला करते हैं, जिस कारण वह दोनों संभल नहीं पाते और दोनों को बहुत ही गंभीर चोट लगती है उनके बाजुओं में। इसी बात का फ़ायदा उठाकर 10 सैनिक यानी कि 10 जो वैन सैनिक है उन पर अंधाधुंध स्वॉर्ड से प्रहार करते हैं। तभी वैनिंग लड़ते हुए उन लोगों से पूछती है, तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? हमने वैन क्लान से कुछ भी नहीं लिया, हम वह क्लान छोड़ के आ गए हैं। यह सुनकर एक वैन सैनिक कहता है, हमें वैन रोहा ने तुम दोनों को जान से मारने का आदेश दिया है। यह कहकर वह लोग उन पे बुरी तरह
बरस पड़ते हैं और फिर उन्हें कई जगह से घायल कर देते हैं, जिससे उनकी हालत अब अधमरी सी हो जाती है और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब वो वैन सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं। यह सब एक वैन क्लान का एक जो उल्लू है, यानी कि वही जो कि ब्लैक स्मोक से कवर्ड है, वह कहीं दूर से उन्हें देख रहा है। और इससे आगे वही सीन है फ्रेंड्स, जिसमें कि लान वांगजी और विंग इन दोनों भाई बहनों को देख लेता है। अब आगे विंग और लान वांगजी वैनकिंग और वैनिंग को अपने साथ साथ स्वॉर्ड में बिठाकर लानक्लान ले आते हैं और फिर जल्दी से उन्हें हीलर रूम में ले जाकर हीलर को कहते हैं कि जल्दी इन्हें चेक करो। हीलर उनकी नब्स चेक करता है तो वह देखता है कि उनकी नब्स बहुत ही धीमी धीमी है, तो वह अपना तुरंत इलाज स्टार्ट कर देता है। लगभग आधे घंटे के बाद हीलर का काम हो जाने के बाद हीलर उन्हें बताता है कि इन दोनों की हालत बहुत ही नाजुक है। 24 घंटे के अंदर होश में नहीं आए तो कुछ कहना मुश्किल है। हो सकता है कि इनकी जान भी बचा पाना मुश्किल हो। विंग और लानवांगजी निराश होकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी लानवांगजी कहता है, ठीक है, आप इनका ध्यान रखना और कोई भी परेशानी हो या कुछ भी तो आप हमें बताना मत भूलना। यह कहकर विंग और लानवांगजी दोनों बाहर आ जाते हैं। इतने में लैंच चैन भी हीलर रूम में आ जाते हैं। तब वह वैनिंग और वैनकिंग को देखते हैं। तब उन्हें उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, परंतु वह याद नहीं कर पाते कि इन दोनों को उन्होंने कहाँ देखा था। तब लैंच चैन लानवांगजी से पूछते हैं, ये कौन है? लानवांगजी लैंच चैन को सारी बात बता देता है। लैंच चैन लानवांगजी और विंग को कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, जल्दी से इन्हें समय गवाए यहाँ ले आए। फिर लानवांगजी उन्हें बताता है कि हीलर ने 24 घंटे का वक्त दिया है। यदि तब तक इन दोनों को होश ना आए तो इन दोनों को बचा पाना मुश्किल है। फिर लैंच चैन कहते हैं, लानवांगजी तुम दोनों निश्चिंत रहो, वह दोनों अवश्य ठीक हो जाएंगे। चलो जाओ, तुम दोनों आराम करो, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ। लानवांगजी और विंग वहाँ से चले जाते हैं। लैंच चैन दोबारा वैनकिंग को दिखता है और फिर वह मन में सोचता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मुझे मिली भी तो ऐसी हालत में। यह सोचते हुए लैंच चैन की आंखों से आंसू की बूंदें नीचे गिरने लगती है, तो वह जल्दी से अपने आंसू पहुंचकर वैनकिंग के करीब जाता है और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारा जिसने भी यह हाल किया है, मैं उसे जीते जी नर्क दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो आपको क्या लगता है, लैंच चैन वैनकिंग को कैसे जानता होगा और क्या वैनिंग और वैनकिंग बच पाएंगे? इन सब के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।